हेलो एवरीवन। आज बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी की क्लास में हम स्टडी करेंगे जीन म्यूटेशंस के बारे में। सबसे पहले तो म्यूटेशंस क्या होता है। म्यूटेशंस यानी कि उत्परिवर्तन। अ म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर और अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारे केंद्रक या न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है, या हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है जैसे कि हमारा डीएनए, उसके संरचना में या उसके अमाउंट में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो इन होने वाले परिवर्तनों को हम म्यूटेशंस कहते हैं। सामान्यतः म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, या फिर वो बेनिफिशियल या लाभदायक हो सकते हैं। यानी कि म्यूटेशंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हार्मफुल म्यूटेशन, जो कि किसी भी जीव पर कोई भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। दे मे हैव नो इफेक्ट, उनका कोई प्रभाव नहीं हो सकता, या फिर वो बेनिफिशियल या लाभदायक म्यूटेशंस की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। म्यूटेशन जो है वो एक सामान्य एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है। इट इज़ अ नॉर्मल एंड नेचुरल इवेंट, और कई बार कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स या कुछ केमिकल फैक्टर्स से हम म्यूटेशंस को इंड्यूस भी करवा सकते हैं। ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कारक जो कि म्यूटेशन का कारण बनते हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटेशन की जो रेट है वो जीन टू जीन और स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करती है। यानी कि एक जीन में म्यूटेशन की जो दर होती है वो दूसरे जीन की म्यूटेशन की दर से भिन्न होती है, या एक जाति के अंदर म्यूटेशन की जो रेट या दर होती है वो दूसरी जाति में पाए जाने वाले म्यूटेशंस की रेट से डिफरेंट होती है। म्यूटेशन टर्म जो है वो सबसे पहले ह्यूगो डी व्रेस ने 1900 में कॉइन किया था। डार्विन ने इन होने वाले म्यूटेशंस को स्पोर्ट्स नाम से संबोधित किया, या ऐसे चेंजेस जो कि उसने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखे थे, उसके लिए इन सडन चेंजेस के लिए उन्होंने जो टर्म यूज़ किया दैट वाज स्पोर्ट्स। सबसे पहला जो रिकॉर्डेड म्यूटेशन था दैट वाज रिकॉर्डेड इन 1791। सेथ राइट ने उसे रिकॉर्ड किया था, और उसने भेड़ों की प्रजाति के अंदर एक बोने टांगों वाली या एक शॉर्ट टांगों लेग्स वाली लेम को नोटिस किया, और उस लेम को उसने एकॉर्न नाम दिया। साइंटिफिक स्टडी म्यूटेशन के ऊपर जो स्टार्ट हुई वो 1910 में स्टार्ट हुई। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशंस की स्टडी की। उन्होंने ड्रोसोफिला की लाल आँखों वाली जो मक्खियाँ थी उनकी प्रजातियों के बीच में एक वाइट आई वाली ड्रोसोफिला को स्पॉट किया, और उन्होंने बताया कि ये वाइट आई वाली जो ड्रोसोफिला है इसका जो जीन होता है वो रेड आई वाली ड्रोसोफिला के जीन के ऊपर रेसेसिव होता है। यानी कि रेड आई जीन जो है वो डोमिनेंट होता है, और इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। विभिन्न प्रकार के म्यूटेशंस को अगर हम देखें तो म्यूटेशंस को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यदि गुणसूत्रों की संरचना में या संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस दैट अफेक्ट द जीन्स। किसी भी डीएनए की संरचना में परिवर्तन यदि किया जाता है, या न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स में परिवर्तन किया जाता है, या जीन की संरचना में परिवर्तन को हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। Any changes in the sequence of the template DNA strand is likely to change the message transcribed into messenger RNA। हमने अभी सेंट्रल डॉग्मा के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो डीएनए जो है वो अपने मैसेजेस को ट्रांसक्राइब करता है इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेंजर आरएनए, mRNA के रूप में ट्रांसक्राइब किया जाता है, एंड दीज मैसेजेस आर देन कोड इनटू अ पर्टिकुलर प्रोटीन। एक पर्टिकुलर प्रोटीन के रूप में उसको अनुलेखित किया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये सेंट्रल डॉग्मा जो है उसमें डीएनए से मैसेजेस जो हैं वो एमआरएनए में जाते हैं, और एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन में जाते हैं। तो अगर डीएनए की संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो जो पहुंचने वाले मैसेज होते हैं टू मैसेंजर आरएनए, दे आर इनकरेक्टली मैसेज्ड, उनका गलत तरीके से अनुलेखन होता है। ये एक नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन की संरचना है। इस जीन में अगर
किसी भी प्रकार से कोई बेस जो है वो चेंज हो जाए, नाइट्रोजन बेस जो है वो चेंज हो जाए, तो ये नाइट्रोजन बेस या तो पुनः रिपेयर कर दिया जाता है और इट लीड्स टू अ नॉर्मल सेल अगेन, या फिर जब रेप्लिकेशन होता है यानी कि पुनः प्रतिकृति होती है डीएनए की, तो ये जो बेस के अंदर जो परिवर्तन है वो अगली पीढ़ी में फिक्स हो जाता है और म्यूटेशन को लीड करता है, लीड्स टू म्यूटेशन। अगर हम म्यूटेशन फ्रिक्वेंसी की बात करें तो म्यूटेशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। इट इज़ अबाउट 1 in every 1 बिलियन बेस पेयर। 1 बिलियन बेस पेयर में से सिर्फ एक म्यूटेशन जो है वो म्यूटेट हो सकता है, या एक म्यूटेशन होता है, या एक बेस जो है वो म्यूटेट होता है। और लेकिन अगर हम इसे इंडिविजुअल के अंदर देखें तो प्रत्येक जीव की प्रत्येक कोशिका के अंदर लगभग 6 म्यूटेशन देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर इतने सारे म्यूटेशन हमारे शरीर में हमेशा होते रहते हैं तो हमारे इस लक्षणों को तो हर बार या हर पीढ़ी में परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल होते हैं, कुछ म्यूटेशन जो है वो हमारे लिए लाभदायक या बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ म्यूटेशंस का हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो म्यूटेशन में बी हार्मफुल, बेनिफिशियल एंड नो इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो म्यूटेशन है ये हमारे जेनेटिक वेरिएशन के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। म्यूटेशंस आर द मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, और इन्हीं म्यूटेशंस के एक्यूमुलेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं म्यूटेशंस के एक्यूमुलेट होने से या एकत्रित होने से नई पीढ़ियों का विकास होता है। सम वेरिएशन में हेल्प देम टू सर्वाइव बेटर, और कुछ वेरिएशंस या कुछ म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल म्यूटेशंस की तरह हमारे अंदर एकत्रित होते रहते हैं और हमें अच्छे ढंग से जीवित रहने या हमें और अधिक अनुकूलित होने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर हमारे डीएनए की बात की जाए तो डीएनए का एक वह छोटा भाग जिसके अंदर म्यूटेशन होता है उसे हम म्यूटेशनल यूनिट या म्यूटोन कहते हैं। पहले ही इस बारे में एक जानकारी नहीं थी कि म्यूटेशन जो है वो जीन में होता है। जैसे ही रिसर्चेज हमारी एडवांस होती गई वैसे हमें पता चला डीएनए की एक पर्टिकुलर छोटा पार्ट जिसमें कि म्यूटेशन होने की संभावना अधिक होती है उसे हम म्यूटोन कहते हैं। म्यूटेशन जो है वो सोमेटिक या जर्माइनल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कायिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल्स और जर्माइनल कोशिकाएं या जनन कोशिकाएं। तो सोमेटिक कोशिका के अंदर होने वाले जो म्यूटेशंस होते हैं ये नॉन जर्म सेल लाइन के अंदर म्यूटेशन होते हैं। इन म्यूटेशंस को हम सोमेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। ये म्यूटेशन जो है वो प्रोजेनी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसमिट नहीं होते हैं। दीज म्यूटेशन विल नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द गैमेट्स टू द प्रोजेनी। सो ऐसे म्यूटेशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट नेचर के होते हैं। इसके अंदर या तो सिर्फ एक कोशिका प्रभावित होती है या इन कोशिकाओं से बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं वो प्रभावित होती है। कैंसर जो है वो इस प्रकार की एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है जो कि सोमेटिक म्यूटेशन का एक उदाहरण है। जर्माइनल म्यूटेशन यानी कि जनन कोशिकाओं में होने वाले म्यूटेशन, क्योंकि ये जर्म लाइन सेल्स को प्रभावित करते हैं, ये गैमेटिक या जाइगोटिक होते हैं और दीज जर्माइनल म्यूटेशंस दे आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग, और ये अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसमिट किए जाते हैं और अगली जनरेशन के अंदर फिक्स होते हैं। म्यूटेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड नेचर के होते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कहते हैं। ये बेसिकली इन्हें बैकग्राउंड म्यूटेशंस भी कहा जाता है। दे सडनली अकर इन द नेचर्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज बैकग्राउंड म्यूटेशंस। इस प्रकार के म्यूटेशन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखे जाते हैं, जैसे कि ओनिथेरा, मेज, ब्रेड मोल्ड, बैक्टीरिया, वायरसेस, फ्रूट फ्लाइज, माइस, मैन एक्सेट्रा। इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो होते हैं इसके रिवर्स ये इंड्यूस करवाए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली इंड्यूस किए जाते हैं, या फिर दीज आर रिजल्टेड फ्रॉम द फिज़िकल एंड केमिकल एजेंट्स। अगर हमारा किसी भी प्रकार से कोई फिज़िकल या केमिकल एजेंट से एक्सपोजर हो रहा है तो हमारे
डीएनए के अंदर कुछ प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ आरएनए वायरसेस जो हैं ये भी हमारे अंदर इंड्यूस म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं। ऐसे कारक या ऐसे फैक्टर जो कि इंड्यूस म्यूटेशंस को कॉज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। उन्हें म्यूटाजेंस कहा जाता है। म्यूटाजेंस जो है उनके अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट लाइट और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स आते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो नेचुरल म्यूटेशन से भिन्न नहीं होता है। बोथ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन हैव सेम काइंड ऑफ ऑल्ट्रेशन इन द डीएनए। इंड्यूस म्यूटेशन जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी क्रिएटेड बाय फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल फैक्टर्स या फिजिकल म्यूटाजेंस जैसे कि हाई टेम्परेचर, वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज, यूवी रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गामा, कॉस्मिक रेडिएशंस एक्सेट्रा। केमिकल फैक्टर्स या केमिकल म्यूटाजेंस जो हैं वो एनी काइंड ऑफ पीएच चेंजेस, सर्टेन केमिकल्स लाइक अल्फा टॉक्सिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेस्टिसाइड, कॉल्चिसिन, ओजोन, कुछ फूड एडिटिव्स और कुछ या मस्टर्ड गैस, ये जो है केमिकल म्यूटाजेंस कहलाते हैं। टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, क्योंकि डीएनए के अंदर होने वाले म्यूटेशन जो है वो एक बेस सीक्वेंस के अंदर अगर म्यूटेशंस होते हैं तो उन्हें हम पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट के ऊपर होते हैं, एक डीएनए के एक बेस सीक्वेंस के ऊपर होते हैं, इसलिए हम इन्हें पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशंस अकर्स व्हेन द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडोन इज चेंज। जैसे कि हमारा जो डीएनए है उसके अंदर मैसेंजर आरएनए को जो मैसेजेस ट्रांसक्राइब किए जाते हैं वो दैट आर डन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, और एक जेनेटिक कोड जो है वो एक ट्रिपलेट कोड से मिलकर के बना होता है, जो कि जो डीएनए के बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनका त्रिक जो है वो हमारा एक जेनेटिक कोड बनाता है या एक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो ये जो कोड है अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो तीन प्रकार से हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। डिलीशन और इंसर्शन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, नॉर्मल डीएनए, सपोज हमारा एक नॉर्मल डीएनए जो है उसके अंदर एक कोड है हमारा CGA, यानी कि साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और उसके बाद में जो हमारा लास्ट कोड है, लास्ट ट्रिपलेट है या लास्ट जेनेटिक कोड है, दैट इज़ एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये जब एमिनो एसिड को कोड करेंगे तो ये बनाएंगे एलानिन, थ्रियोनिन एंड वन स्टॉप कोडोन। जब ये डीएनए म्यूटेट हो जाता है और अगर यहाँ पर एडेनिन के स्थान पर थाइमिन रिप्लेस किया जाता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक बेस, तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेस जो है इंस्टेड ऑफ अ स्टॉप कोडोन इट विल फॉर्म अ लाइसिन। तो जो हमारा डीएनए का जो मैसेज है वो रॉन्गली ट्रांसक्राइब होगा और मैसेंजर आरएनए जो है वो स्टॉप कोडोन की जगह एक लाइसिन को कोड करेगा। So this kind of mutation is called substitution mutation. A single nitrogen base is substituted for another in a codon. एक कोडोन के अंदर एक सिंगल नाइट्रोजन बेस जो है वो उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है दूसरे नाइट्रोजन बेस से। इट मे और मे नॉट अफेक्ट द अमीनो एसिड, या तो ये अमीनो एसिड को यहाँ बनने वाले प्रोटीन को अफेक्ट करेगा या फिर ये उसे किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेगा। इंसर्शन म्यूटेशन, इंसर्शन म्यूटेशन के अंदर सपोज हमारा नॉर्मल डीएनए है जो कि कोड कर रहा है एलानिन, थ्रियोनिन और एक स्टॉप कोडोन को, अगर इस जेनेटिक कोड के बीच में हमने एक नाइट्रोजन बेस को इंसर्ट कर दिया तो बनने वाला जो हमारा कोडोन है उसके अंदर एक बेस शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसे हम फ्रेम शिफ्ट कोडोन भी कहते हैं। CGA इज़ एलानिन, TAG इज़ आइसोल्यूसिन, NCAT इज़ वेलिन। पूरा बनने वाला जो कोडोन है स्टॉप कोडोन की जगह हमारा तीसरा कोडोन यहाँ पे हो गया वेलिन। तो डीएनए का जो मैसेज है वो अगेन इनकरेक्टली ट्रांसक्राइब होगा। सो दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड इंसर्शन म्यूटेशन। A nitrogen base is inserted or added in the sequence.
इट कॉजेज द ट्रिपलेट फ्रेम टू शिफ्ट, इट ऑलवेज अफेक्ट द एमिनो एसिड। और इस प्रकार से बनने वाला जो हमारा कोडोन है वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से हमारे प्रोटीन्स को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट इज डिलीशन म्यूटेशन। यदि नॉर्मल डीएनए के अंदर हमारे कोडोन में से एक नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर दिया जाए तो कंप्लीट हमारी जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगी CGA। अब यहाँ से ये TCA जो है इंस्टेड ऑफ TGC इट विल बी TCA, और ये थ्रियोनिन को कोड करने की जगह पर सेरीन को कोड करेगा। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड डिलीशन म्यूटेशन। नाइट्रोजनस बेस जो है दैट इज डिलीटेड और रिमूव फ्रॉम द सीक्वेंस एंड इट अगेन कॉजेज द फ्रेम टू शिफ्ट। और इस तरीके का जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो भी अगेन हमेशा बनने वाले प्रोटीन को प्रभावित करेगा। So clearly a frame shift mutation can result in a gene that code for a completely non-functional protein। इस तरीके से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो किसी न किसी प्रकार से हमारा एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन को बनाने के लिए उत्तरदायी होगा, और ये रिजल्ट करता है हमारे बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियों के अंदर। लास्ट इस तरीके से हमारे पास में 3 जीन म्यूटेशन हो गए। वन इज सब्स्टिट्यूशन, एक डीएनए का जो नाइट्रोजन बेस है वो दूसरे बेस से रिप्लेस हो गया। डिलीशन म्यूटेशन जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस को हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। एंड इंसर्शन म्यूटेशन जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डीएनए बेसिस जो हैं वो हमने इंसर्ट कर दिए। एंड इन्वर्जन इज चेंज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए या डीएनए नाइट्रोजनस बेस, यानी कि यहाँ पे हमने इसको उल्टा कर दिया, जो सीक्वेंस था उसको हमने उल्टा कर दिया। लाइक दिस वाज GAGA और इसको हमने कर दिया AGAG। सो जो सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। सो दीज आर 4 काइंड ऑफ जीन म्यूटेशंस, और इन म्यूटेशंस की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ होती है या आनुवांशिक बीमारियाँ होती हैं। उनका एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का से होने वाली जो डिज़ीज़ है उसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर ओनली 1 एमिनो एसिड चेंज इन द हीमोग्लोबिन, पूरे हीमोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक एमिनो एसिड चेंज होता है, और जिसकी वजह से कंप्लीट हीमोग्लोबिन जो है वो डिसरप्टेड फॉर्म यानी कि असम्मितीय आकार का हो जाता है। हीमोग्लोबिन इज स्टिल फंक्शंस बट इट फोल्ड्स डिफरेंट चेंजिंग इन द शेप ऑफ RBC, और इसकी वजह से RBC का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है हंटिंगटन्स डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय इंसर्शन म्यूटेशन। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट एंड लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल होता है, और उनके अंदर धीरे धीरे इवेंचुअली मेमोरी लॉस होने लगता है और डिमेंशिया हो जाती है। दिस डिजीज़ इज़ अ टर्मिनल डिजीज़।